तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, आज अपने पास है Vivo V29 और इसका बड़ा भाई Vivo V29 Pro। दो फोन हमारे पास में है। अभी ये दोनों फोन के बारे में आपको पूरा बताऊंगा, ऑलमोस्ट एक थोड़ा सा फर्स्ट इंप्रेशन काइंड ऑफ रिव्यू दे दूंगा कि दोनों फोन कैसे हैं और बड़ा भाई और छोटा भाई में क्या क्या डिफरेंस है वो सब पता करेंगे। बॉक्स के अंदर फोन, चार्जर, चार्जिंग केबल, ट्रांसपेरेंट केस कवर और एक पेपर वर्क वगैरह सब जो इंपॉर्टेंट चीजें बेसिकली मिल जाती है। और भाई साहब यहाँ पर है ना, जो मेरे पास कलर आया ना वो हिमालयन ब्लू आया हुआ है और ये है ना Vivo V29 का कलर है और ये Vivo V29 Pro का कलर है। बेसिकली दोनों कलर मेरे पास सेम आ रखे हैं और V29 में ना ऑलमोस्ट टोटल 3 कलर अवेलेबल है और 29 Pro के अंदर 2 कलर ऑप्शन अवेलेबल है। तो भाई देखो, अगर दोनों फोन को एक साथ देखते हो ना तो बैक साइड में तो मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि प्रो कौन सा है नॉन प्रो कौन सा है। तो बेसिकली एक आइडिया है बस मेरे को पहचानने में आया कि जो प्रो मॉडल का जो लेंस है ना वो थोड़ा सा ना ऐसा बड़ा सा देखने मिलता है और नॉन प्रो के अंदर वो नॉर्मल छोटा सा कैमरा आता है। बाकी इन हैंड फीलिंग दोनों में सेम है। कर्व डिस्प्ले दोनों ही फोन लेकर आते हैं, पंच होल कैमरा है, डिस्प्ले की चिन्ह होगी, बेजल्स हो गए वो भी दोनों सेम है और नीचे की तरफ देखोगे तो वो भी चीजें सेम मिलती है। टाइप सी, सिम कार्ड ट्रे, साइड में से, पीछे से, इन हैंड, इवन जो इसका बैक फिनिश है ना, जो बेसिकली यहाँ पर हमको ग्लास बैक मिलता है वो भी सेम देखने मिल रहा है दोनों के अंदर। और इवन जो ऑरा लाइट है ना वो भी इसके अंदर भी है, नॉन प्रो के अंदर और प्रो के अंदर। तो ये V29 है, इसका वेट अगर देखोगे तो 188 ग्राम है और जो प्रो है ना V29 Pro उसका 189 ग्राम है, मतलब 1-2 ग्राम का डिफरेंस है बेसिकली। और इवन दोनों की जो फोन की थिकनेस भी है ना वो भी एकदम पतले फॉर्म फैक्टर में आता है, 7.46 mm निकल कर आती है। तो काफी पतला और कॉम्पैक्ट फोन है, प्रो भी और नॉन प्रो भी। और देखो वेरिएंट्स को लेकर बात करोगे तो 8GB 128 में अवेलेबल तो है ही, प्लस 12GB 256 बेसिकली 2 वेरिएंट में अवेलेबल करके रखा हुआ है। और देखो Vivo V29 Pro की जो प्राइसिंग है ना स्टार्टिंग वेरिएंट की वो 40,000 रुपीज है और Vivo V29 की जो बेस वेरिएंट की प्राइसिंग है ना वो 33,000 रुपीज है। बाकी यहाँ पर है ना अलग अलग कार्ड्स वगैरह ऑफर वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। मुझे फोन लॉन्च से पहले Vivo ने प्रोवाइड करे, मेरे पास ऑलमोस्ट है ना 7 डेज के ऊपर हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 7 डेज का रिव्यू भी बेसिकली आपको दे रहा हूँ, मेरा और टीममेट का मिलकर है, क्योंकि यहाँ पर टर्न्स ऑफ फोटो खींची गई है, बहुत टाइम इसे यूज किया गया है, गेमिंग वगैरह सब कुछ, उस हिसाब से सारी बातें होगी। लास्ट सीरीज से अगर ये सीरीज में अगर हम लोग आते हैं तो ज्यादा ऐसे प्राइस चेंज करता नहीं है वैसे Vivo। और इसके अंदर भी अगर मैं चलूँ तो जो V29 है ना वो समवेयर हमको अंडर 30,000 मिल सकता है और जो V29 Pro है ना वो समवेयर अंडर 40,000 के आसपास आ सकता है। और जैसे कोई प्राइसिंग आती है तो भाई आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट में पिन मिल जाएगा। और देखो रही बात बैंक ऑफर्स वगैरह को लेकर तो HDFC और SBI पे 10% तक का भी डिस्काउंट दे रखे हैं, तो ऑलमोस्ट 3,500 रुपए तक का भी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है और साथ में कुछ अपग्रेड बोनस भी अवेलेबल करके रखा हुआ है। बाकी दोनों फोन की स्क्रीन साइज सेम आती है, 6.78 इंचेस की 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में। HDR10+ का भी कंटेंट सपोर्ट करता है, नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर भी दोनों ही HDR के कंटेंट सपोर्ट करते हैं। नेटफ्लिक्स पर 1300 पीक ब्राइटनेस मिलती है, बट जितना मैंने रियल लाइफ में टेस्ट किया है तो मुझे है ना V29 Pro का डिस्प्ले ना हल्का सा वाइब्रेंट लगा है 29 के मुकाबले। V29 का डिस्प्ले भी अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं है, बट जो ब्राइटनेस पे ना अगर मैं दोनों को सेम लेवल ब्राइटनेस पे रखता हूं तो प्रो हल्का सा ब्राइट लगता है। और इवन 2160 हर्ट्ज की PWD डिमिंग भी ऑप्शन दे रखा है और 1000 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच रिस्पॉन्स। और डिस्प्ले के कलर्स और जो पॉपीनेस है ना भाई दोनों के अंदर मुझे तो भाई ऑलमोस्ट सेम लगे हैं। और इवन जो डिस्प्ले में जो कॉन्ट्रास्ट चाहिए, जो पॉपीनेस चाहिए, जो कलर ब्राइटनेस चाहिए, वो सब कुछ अच्छी तरीके से अवेलेबल है V29 और प्रो के अंदर। मतलब कंटेंट देखने में तो दोनों ही अच्छे लगने वाले हैं। और इवन अगर बात रही स्पीकर को लेकर तो V29 और V29 Pro दोनों के अंदर सिंगल स्पीकर है। तो अगर मैं इसको भी प्ले करूं तो बॉटम फायर स्पीकर है और इसको पॉज करके अगर इसमें प्ले करूं तो इसमें भी बॉटम फायर स्पीकर है। तो आई विश यहाँ पर Vivo को एटलीस्ट प्रो सीरीज के अंदर तो डुअल स्पीकर देना चाहिए था, तो थोड़ा सा एक प्लस हो जाता, मस्त लगता। सिंगल के हिसाब से जैसा साउंड दे रहा है उस हिसाब से ठीक है। और देखो डिस्प्ले सेगमेंट में एक बात तो मैं बोलूंगा कि प्रो का डिस्प्ले मुझे थोड़ा सा वाइब्रेंट लगा है। और देखो मैंने जो डिस्प्ले की सेटिंग को यूज करके बताया ना यहाँ पर, तो हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्क्रीन कलर्स पे जाएंगे और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पर आता है और ये थोड़े से लाइक म्यूटेड कलर देता है जो एक बार अच्छा लगता है। बट मुझे जो ज्यादा पसंद है ना प्रो से भी ज्यादा ब्राइट आता है, जो कलर्स और ब्राइटनेस मस्त तरीके से पुश कर देता है। तो ये जब आपके पास आएंगे ना दोनों सेटिंग बेसिकली अनलॉक कर लेना तो मस्त रिजल्ट आ जाएंगे। तो रही बात पावर और परफॉर्मेंस को लेकर, जो V29 है ना इसके अंदर आता है स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर, 6 nm वाला प्रोसेसर बेसिकली। और वहीं जो प्रो है ना V29 Pro उसके अंदर Dimensity 8200 का 4 nm वाला प्रोसेसर आता है। तो लाइक जिसके अंदर एंट्री बेंचमार्क देख सकते हो, V29 Pro के अंदर ऑलमोस्ट 9,14,000 प्लस का स्कोर है और V29 में 6 लाख प्लस का स्कोर मिल जाता है। और यहाँ पर जो प्रो के अंदर है ना UFS की स्टोरेज आती है और जो प्रो है ना वहां पर UFS 3 पॉइंट प्लस की स्टोरेज बेसिकली मिल
मिल जाती है, लेकिन जिस पर आपको रीड एंड राइट की स्पीड भी ज्यादा मिलती है। और जो UFS 2.2 की स्टोरेज है वो है V29 पे, जहां पर रीड एंड राइट की स्पीड आपको अलग मिलेगी प्रो के मुकाबले। V29 प्रो के अंदर तो कोई CPU थ्रॉटल देखने भी नहीं मिल रहा है, पूरा मस्त तरीके से ग्राफ परफॉर्म कर रहा है। और V29 के अंदर 86% का CPU थ्रॉटल स्कोर निकल कर आता है। तो बेसिकली पावर, परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी के हिसाब से दोनों ही अच्छे देखने मिल रहे हैं। 4600 mAh की बैटरी दोनों फोन के अंदर सेम आती है। इवन जो चार्जर है ना 80 वाट का, वो भी दोनों के अंदर सेम देखने मिलता है। तो बेसिकली देखो बात सिंपल है कि दोनों फोन के अंदर जो प्रोसेसर है ना, उसमें जो V29 प्रो का प्रोसेसर है वो थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल देखने मिलता है। और जो स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर है ना, वो लाइक एक अच्छा वेल परफॉर्म वाला प्रोसेसर है। बेसिकली दोनों फोन का एग्जांपल बता दूं, ऐसी जो भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ना, दोनों ही स्मूथ तरीके से चल जाएगी, किसी पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जब बात आती है थोड़ी सी हैवी परफॉर्मेंस को लेकर, तो यहाँ पर दोनों फोन के अंदर जो गेमिंग वाली बातचीत है ना, तो V29 प्रो के अंदर हमको स्मूथ पर 60 FPS अनलॉक करके देता है। और इसका अगर मैं आपको एक क्लियर एग्जांपल दिखा दूं, तो ये जो प्रोसेसर है डायमेंसिटी 8200, इस फोन के अंदर TDM हो गया, इरैंगल हो गया, बूट कैम्प हो गया, दोनों मतलब सारे ही गेम प्ले अच्छे से 60 FPS मस्त तरीके से आपको निकाल के दे देगा। और काफी अच्छी गेमिंग आपको इसके अंदर करने मिल जाएगी V29 प्रो के अंदर। और आप आराम से समझ लो 58-60 वाली FPS गेमिंग अवेलेबल रहेगी। TDM पर अच्छे स्टेबल FPS आएंगे, इरैंगल और बूट कैम्प पर भी। चाहिए तो इसका एक डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू रहेगा जो आप गेमिंग पाठशाला चैनल पे चेक कर पाओगे। और जो V29 है ना, इसके अंदर भी आपको स्मूथ पर 60 FPS अनलॉक्ड है। बट ये जो गेमिंग परफॉर्मेंस निकालेगा ना इस प्रोसेसर के साथ में, यहाँ पर कैसा होगा कि आपको एक स्टेबिलिटी ठीक ठाक तरीके से मिल जाएगी। एवरेज 55 FPS वाली गेमिंग कर पाओगे, क्योंकि जो स्नैपड्रैगन 778G है ना, ये कोई गेमिंग प्रोसेसर नहीं है उतना तगड़ी तरीके से। ये आपके नॉर्मल कैजुअल काम सारे अच्छे से करवा देगा। इवन हैवी एंड पे थोड़ा सा और ज्यादा अच्छी तरीके से चल जाएगा। यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो इस प्रोसेसर पर आप कैजुअल गेमिंग अच्छी तरीके से कर पाओगे। लाइक हफ्ते में 1-2 बार खेलना हो गया, कभी कभार TDM खेलना हो गया। TDM पे तो वैसे अच्छे FPS आ जाएंगे, पर जब कोर गेमिंग की बात आएगी ना, तब बात थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो वहां पर V29 प्रो थोड़ा सा तगड़ा लगेगा। बट ये भी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप बेसिकली कैजुअल गेमिंग कर सकते हो। और यहाँ पर वाईफाई भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और रही बात जो V29 है ना, उसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलता है, और जो प्रो है ना उसके अंदर ब्लूटूथ 5.3 मिलेगा। और IP रेटिंग का तो एज ऑफ नाउ तो कोई आइडिया नहीं है, कहीं कुछ मेंशन नहीं किया था। और जो सिक्योरिटी के लिए ना आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलते हैं दोनों ही फोन पर, जो दोनों अच्छी तरीके से परफॉर्म करके देता है। और जो सॉफ्टवेयर वाली बातचीत है, दोनों एंड्रॉइड लेटेस्ट 13 के साथ में अवेलेबल है, और FunTouch OS 13 भी दोनों के अंदर सेम अवेलेबल है। और रही बात देखो सॉफ्टवेयर को लेकर, तो दोनों के अंदर सेम परफॉर्म कर रहा है, 120 हर्ट्ज एनिमेशन एंड ऑल वगैरह। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हॉट ऐप, हॉट गेम्स ये देखने मिल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इवन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ और पहले से जैसे कि फोन पे मिल जाता है, और उसी के बाद में स्नैपचैट है, स्पॉटिफाई हो गया, और भी कुछ ऐसे एप्लीकेशन आती है ब्लोटवेयर के रूप में। तो अगर आपको लगता है आपकी काम की चीज है तो रखो, वरना फिर अगर चाहिए तो लाइक जैसे कि यहाँ पर ये दोनों एप्लीकेशन है, अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी है। और यहाँ पर जो अपना ब्राउजर होता है ना, उसमें से कुछ ऐसा नोटिफिकेशन पॉप हो सकती है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस पर आके जो नोटिफिकेशन वाला एरिया है ना उसको डिसेबल कर देना है, तो यहाँ से कुछ ऐसे पॉपअप नहीं होगा। और जो हॉट एप्स और हॉट गेम्स का था ना, उस पर आपको वी स्टोर पे जाना है। दोनों के अंदर वैसे सेम स्टेप होगा। उसके बाद में मैनेज पे चले जाना है, सेटिंग में जाना है, और नीचे अगर आओगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन देख रहे हो ना, यहाँ से बंद कर दिया और बाहर आ जाएंगे। तो अभी देखोगे तो वो हॉट एप्स और हॉट गेम्स है ना, वो अभी देखने नहीं मिल रहा है। दोनों का तो देखो ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस सेम ही है। यूआई को लेकर 120 हर्ट्ज दोनों पे अच्छी तरीके से रन कर रहा है, और यूआई एनिमेशन भी यहाँ पर सही तरीके से अच्छे से काम करता है। FunTouch OS भी है ना ऐसा है कि अच्छी तरीके से आपका सारा एक्सपीरियंस निकाल देता है। और मतलब ऐसा कोई मिनिमल भी है हल्का सा यूज करने में भी। और इवन जो ऐप ओपनिंग स्पीड हो गई वो भी दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम मिल जाती है। कि जो प्रो है ना, बस वहां पर आपको UFS 3 की स्टोरेज मिलती है ना, फास्टर वाली, वहां पर आपको हल्का सा और स्नैपी लगेगा। जैसे आप एनिमेशन का देख सकते हो, तो एकदम फ्लूइड तरीके से ओपन एंड क्लोज देखने मिल रहा है। और जस्ट ऐसे बता देता हूँ कि मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे दोनों के जो फीचर्स है ना वो आपको साथ में बताते चल रहा हूँ कि किसके अंदर क्या आता है, किसके अंदर क्या नहीं आता। अभी देखो V29 के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का OIS वाला ISOCELL GN5 सेंसर मिलता है, और 8 MP का अल्ट्रा वाइड भी अवेलेबल है इसके अंदर। देखो कैमरा स्पेसिफिकेशन में ना दोनों के अंदर सेम चीज है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दोनों में अवेलेबल है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड वो भी दोनों में अवेलेबल है, और जो सेल्फी है ना वो भी दोनों के अंदर 50 मेगापिक्सल की सेम अवेलेबल है। बस इतना है कि जो V29 है ना उसके अंदर आपको GN5 सेंसर मिलता है, और वहीं पर V29 प्रो पर Sony IMX766 सेंसर मिलता है। और जो ऑरा लाइट है वो तो दोनों के अंदर ही सेम अवेलेबल है। और इस बार ये थोड़ी सी ऐसे कस्टमाइजेशन के साथ में, जिसके अंदर ऐसे कलर टेम्परेचर को चेंज करना हो गया वो भी आप कर सकते हो, या फिर एम्बिएंट के हिसाब से ये चीजों को समझेगी। और कुछ सैंपल हम लोग ने ऐसे निकाले थे कि वहां पर नॉर्मल कोई लाइटिंग कंडीशन थी, बट उसके बाद में जो ऑरा लाइट आती है ना उसके अंदर अगर सैंपल देखोगे ना तो काफी ज्यादा डिटेलिंग पॉप हो जाती है उस एरिया के अंदर और सब्जेक्ट के
के अंदर, जो मुझे काफी ज्यादा एक प्लस पॉइंट लगा। और इवन देखोगे ना वीडियो रिकॉर्डिंग में जो V29 है ना, उसके अंदर आपको 4K 30 FPS फ्रंट फेसिंग वीडियो रिकॉर्डिंग करने का मौका दे रहे हैं, जो बहुत सही लगा मुझे, क्योंकि मोस्ट ऑफ फोन है ना 1080p 30 पे कैप कर देते हैं, जो यहाँ पर बहुत सही चीज है। इवन 60 पे कैप कर देते हैं, बट V29 Pro जो है ना, उसके अंदर आपको 4K 60 करने का मौका मिलता है फ्रंट फेसिंग वीडियो रिकॉर्डिंग पर। तो यहाँ पर तो मैं लाइटिंग कंडीशन पे बैठा हूँ, तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको चीजें देखने मिल रही है कुछ इस तरीके से। बाकी आप लोग बताना कि किसकी फ्रंट वीडियो आप लोगों को ज्यादा बेटर लग रही है। और देखो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी यहाँ पर क्या है कि जो V29 है ना, वहां पर आपको 4K 30 FPS वीडियो करने का मौका दे रहा है, और V29 Pro पर 4K 60 FPS करने का मौका मिल रहा है। बट वहां पर जो स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन होता है ना, वो ऑफ करके रखा हुआ है, और अगर हम लोग इसे ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर आपको 4K 30 करने मिलेगा। सो यहाँ पर अभी दोनों के अंदर 4K 30 FPS वीडियो शूट हो रही है। इवन जो स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन है ना, वो भी सेम करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो लाइटिंग और जो कलर्स है, जो वॉइस ओवर है, वो दोनों में कैसा आ रहा है वो भी पता चल जाएगा। तो एटलीस्ट यहाँ पर वीडियो की जो सेटिंग्स है ना, वो काफी अच्छी दे रखी है दोनों ही फोन के अंदर। और देखो अभी साइड बाय साइड अगर दोनों की फोटोज देखोगे ना, तो डे लाइट के अंदर दोनों ही फोन मेरे हिसाब से काफी अच्छा काम कर रहे हैं। बट एटलीस्ट यहाँ पर इतना बात सिंपल रहेगा कि आप ये समझ के चल लो कि जो V29 है ना और जो प्रो है ना, प्रो के अंदर आपको थोड़े से बेटर रिजल्ट हल्के से देखने मिलेंगे। बट ये कभी कभी हो सकता है, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि कभी कभी दोनों के अंदर सेम फोटोग्राफी देखने मिल रही है। और जो इसके अंदर थोड़ा सा खास पॉइंट है ना, वो भाई इनका पोर्ट्रेट फोटोज है, क्योंकि जो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी है ना, जो प्रो के अंदर वो थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल पे बन जाती है, जिसके अंदर ये होता है कि वहां पर हम लोगों को है ना नाइट फोटोग्राफी के अंदर V29 Pro थोड़ा सा बेटर लगा है। और इवन मैंने बहुत टाइम से ऐसा कोई फोन यूज नहीं किया है जो लो लाइट में इतनी अच्छी पोर्ट्रेट फोटोज निकाल लेता है। जो यहाँ पर आप लोग रिजल्ट देख रहे हो, जो सैंपल्स देख रहे हो, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि जो कैमरा सैंपल किस तरीके से आ रहे हैं लो लाइट के अंदर। और वहां पर अलग अलग सिनारियोस पे हमने अलग अलग फोटोज खींच के देखी है, जहां पर मतलब लाइक इवन जो एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन हो जाती है, वहां पे जो सैंपल्स आ रहे हैं वो भी थोड़े से ना ऐसा लगता है कि पता ही नहीं चलता है कि इतने लो लाइट के अंदर इस तरीके के सैंपल लिए गए। इवन जो अल्ट्रा वाइड इतना सिंपल है कि डे लाइट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और लो लाइट में आपको थोड़ा सा लाइक ना नॉर्मल यूजेबल मिल जाता है, लेकिन डे लाइट के लिए वहां पर मैं उसको ज्यादा प्रीफर करूंगा। और जो 50 मेगापिक्सल की मेन सेल्फी फोटोज है ना, वहां पर भी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, डिटेलिंग काफी अच्छी आ रही है। इवन अगर हम जूम करके भी देखते हैं कुछ फोटोज को, तो वहां पर भी डिटेलिंग में काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है, और डे लाइट के अंदर HDR भी अच्छे से प्रोसेस कर रहा था, तो वो प्लस पॉइंट लगा। और इवन मैं इतना सिंपल बोलूंगा कि वीवो के फोन्स पे ना फोटोज वाला जो पार्ट होता है ना, मुझे थोड़ा सा प्लस लगता है, और जहां पर चीजें अच्छी निकल कर आती है। सो एट द एंड अगर फाइनल वर्डिक्ट को लेकर बात करें, तो अगर आपको पावर और परफॉर्मेंस चाहिए अंडर 40,000, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर V29 Pro आपको थोड़ा ज्यादा प्लस पॉइंट लगेगा, क्योंकि जो Dimensity 8200 प्रोसेसर है ना, वो पावर में बहुत ज्यादा काम अच्छा कर रहा है, इवन फोटोग्राफी में भी काम अच्छा कर रहा है, और डिस्प्ले भी हल्का सा मुझे पॉपी लगा इसका। जो नॉर्मल कैजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हो और अच्छी खासी परफॉर्मेंस लेते हो, तो बेसिकली जैसे कि आपका नॉर्मल डेली टास्क में इंस्टा, व्हाट्सएप वगैरह सब अच्छे से इसके अंदर चल जाएगा, और कैमरा भी आपको अच्छा मिल जाएगा। और लास्ट ईयर का V27 Pro हम लोग ने यूज करा था, और उसके रिजल्ट भी काफी ज्यादा अच्छे थे। तो इस बार ये थोड़े से और प्लस पॉइंट चले गए, खास करके लो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के अंदर। तो ये था ऑलमोस्ट एक फर्स्ट इंप्रेशन से ज्यादा रिव्यू देने की कोशिश करी हमने, जिसमें ऑलमोस्ट हर एक चीजें मैंने आपको अच्छे से समझाई है V29 Pro और V29 के बारे में। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बता देना, और अगर आपको इनका गेमिंग परफॉर्मेंस वाला वीडियो देखना है तो आपको गेमिंग पाठशाला पे मिल जाएगा, तो चेक कर सकते हो, वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए टेक केयर, बाय।